स्वागत है आप सभी का। दोपहर के 2 बज चुके हैं और वक्त हो गया है कोरोना अपडेट हेल्थ बुलेटिन का। देश में कोरोना का आंकड़ा 1.5 लाख के पार हो गया है। और अब यूपी का भी ताजा हाल आपको बता देते हैं। यूपी में 34 नए केस एक साथ सामने आए हैं, जिसमें अयोध्या में 10, मुजफ्फरनगर में 10 नए केस और लखनऊ में 8, मुरादाबाद में 5, संभल में 4 नए मरीज मिले हैं तो हापुड़ में 13, मेरठ में 10 और औरैया में 5 नए केस सामने आए। 6,724 कोरोना संक्रमित इस वक्त उत्तर प्रदेश में हैं। 1,725 इनमें से प्रवासी बताए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त 6,000 के पार आंकड़ा पहुंच गया उत्तर प्रदेश में कोरोना का। 1,725 प्रवासी इसमें बताए जा रहे हैं। 34 नए केस एक साथ उत्तर प्रदेश में सामने आए हैं। किन किन जगहों पर कितने केस हम आपको बता रहे हैं। अयोध्या में 10, मुजफ्फरनगर में 10, लखनऊ में 8, मुरादाबाद में 5, हापुड़ में 13, मेरठ में 10 और औरैया में 5 नए केस मिले हैं। और इसी के साथ 6,724 तक जा पहुंची है कोरोना मरीजों की संख्या उत्तर प्रदेश में। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश का कोरोना अपडेट हम आपको बता रहे हैं। एक तरफ देश में 1.5 लाख के पार पहुंच गया है आंकड़ा कोरोना मरीजों का। और अब एक बड़ी खबर दिल्ली से सटे गाजियाबाद से आ रही है, जहां युवती की जली हुई लाश बरामद हुई है। चौनिका सिटी के मंडोला गांव में शव मिला है। 20 साल की युवती का जला हुआ शव बरामद हुआ है। करीब 70% ये युवती जली हुई है। हालांकि शिनाख्त अभी तक इसकी नहीं हो पाई है कि आखिर कौन है ये। 20 साल की एक युवती है जिसका जला हुआ शव बरामद हुआ है। नितिन तोमर से अपडेट लेते हैं। नितिन, क्या जानकारी अभी तक आपको मिल पा रही है? जी देखिए, ऐसा लगता है कि जो दिल्ली से सटा हुआ ये गाजियाबाद का इलाका है, ये लाशों का डंपिंग ग्राउंड बनता जा रहा है। तकरीबन 10 दिन पहले भी एक युवती की जली हुई लाश मिली थी और लाश को इस वजह से जलाया जाता है जिससे उसकी पहचान आसानी से ना हो सके। उस युवती की भी अब तक पहचान नहीं हो पाई है। करीब 10 दिन हो गए हैं। और दूसरा, ये शव मिलने से इलाके में दहशत और सनसनी है कि आखिर लगातार दिल्ली से सटे इलाकों में ही इस तरह के शव क्यों मिल रहे हैं। इस युवती को भी जला दिया गया है। 70% जल गई थी जब पुलिस वहां मौके पर पहुंची थी। अस्पताल में ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पीएम करवाया जा रहा है, शिनाख्त नहीं हो पाई है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर दिल्ली से सटे इन इलाकों में ऐसा क्या है जो लोग यहाँ पे लाशों को डंप कर रहे हैं। वाकई बड़ा सवाल ये है कि आखिर डंपिंग ग्राउंड बनते जा रहे हैं क्या दिल्ली से सटे ये इलाके। गाजियाबाद में एक युवती का जला हुआ शव बरामद हुआ है। 70% बर्न स्टेट में ये शव बरामद किया गया है। शुक्रिया विपिन अहम अपडेट के लिए। गांव में जाकर डिस्कस करते हैं। प्रधान को दिखाऊं? प्रधान को ना तो हाँ दिखा प्रधान। तो ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक 20 साल की युवती का जला हुआ शव बरामद हुआ है। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। एबीपी गंगा की खबर पर एक बार फिर से मुहर लगी है। सीएम ने औचक निरीक्षण के बाद एक्शन लिया है। टीम 11 के बीच बैठक में नाराजगी भी जताई है। योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य मंत्री, चिकित्सा शिक्षा मंत्री से उन्होंने नाराजगी जताई। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर शाम तक रिपोर्ट भी मांगी है। दरअसल आज सीएम योगी औचक निरीक्षण के लिए आरएमएल अस्पताल पहुंच गए थे, जहां उन्होंने व्यवस्था का जायजा लिया और उसके बाद मीटिंग में नाराजगी जताई। सबको निरीक्षण करने के निर्देश दिए, अफसरों को निरीक्षण करने के लिए कहा। आरएमएल अस्पताल में औचक निरीक्षण किया था और तुरंत ही सेवाओं को दुरुस्त करने की हिदायत दी गई है। टीम 11 के बीच भी आज नाराजगी जताई है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री, चिकित्सा शिक्षा मंत्री से भी नाराजगी उन्होंने अपनी व्यक्त की। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर शाम तक रिपोर्ट मांगी है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने। हालांकि ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी कई और अस्पतालों के औचक निरीक्षण के लिए पहुंचते रहे हैं मुख्यमंत्री। और आज अचानक उन्होंने आरएमएल अस्पताल पहुंचने का निर्णय लिया और वहां जाकर न सिर्फ मरीजों से बात की, उनकी समस्याएं सुनी, उनका फीडबैक लिया और अस्पताल में भी वो घूमे, हर एक व्यवस्था को बारीकी से देखा और उसके बाद वो असंतुष्ट दिखाई दिए और उन्होंने अपनी नाराजगी जताई है। स्वास्थ्य मंत्री से, चिकित्सा शिक्षा मंत्री से शाम तक रिपोर्ट तलब की है उन्होंने। यूपी में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर रिपोर्ट मांगी है शाम तक। और ये उस वक्त की तस्वीर आरएमएल अस्पताल में, जब सुविधाओं का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे और उन्होंने यहां सिर्फ
अस्पताल में अफसरों से ही बात नहीं की, बल्कि आम मरीजों से भी बात की। जो लोग अस्पताल पहुंचे हुए थे उनके बीच भी गए सीएम योगी और उनसे बातचीत करके उनका हालचाल जाना, उनकी समस्याएं सुनी और क्या दिक्कतें उन्हें हो रही हैं वो भी जाना। और इस वक्त सीधे हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। आपको सीधे उनके पास लिए चलते हैं। वीरेश, काफी असंतुष्ट दिखाई दिए योगी, नाराज भी हुए और शाम तक स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर रिपोर्ट भी मांगी है। देखिए, इसकी बड़ी वजह भी है क्योंकि मुख्यमंत्री पिछले 2 टीम 11 की बैठक में लगातार स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा कर रहे थे और जब वो अधिकारियों से बात कर रहे थे और मंत्रियों से पूछ रहे थे कि आपके विभाग में क्या चल रहा है, क्या प्रदेश में स्वास्थ्य जो सुविधाएं हैं, इमरजेंसी सेवाएं हैं, बेहतर काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, अधिकारियों ने, मंत्रियों ने ये कहा कि बहुत चौचक व्यवस्था है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है। लेकिन शिकायतें रुक नहीं रही थी और इस दरमियान मुख्यमंत्री ने यह तय किया कि आज टीम 11 की जो 10:30 बजे बैठक हो रही है उसमें न जाकर वो सीधे इमरजेंसी सेवाओं का देखभाल करें कि आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि जो खबरें हैं वो तो कुछ निगेटिव आ रही हैं। ऐसे में जब अधिकारी और मंत्री टीम 11 की बैठक में मुख्यमंत्री का इंतजार लोक भवन में कर रहे थे, उसी दरमियान मुख्यमंत्री का काफिला राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के इमरजेंसी की तरफ मुड़ गया और खुद मुख्यमंत्री ने अपनी आंखों से देखा कि इमरजेंसी सेवाएं कैसी हैं, क्या हालचाल है, मरीजों का क्या पुरसा हाल है, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। वो लगभग आधे घंटे से ज्यादा वहां रहे और उनके साथ चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना भी थे। वो अधिकारियों से लगातार बात कर रहे थे। राम मनोहर लोहिया संस्थान के न अधीक्षक को, न डायरेक्टर को, किसी को नहीं पता था और साथ ही साथ पूरे अमले को नहीं पता था कि मुख्यमंत्री का काफिला जा कहां रहा है। और उसके बाद से अपनी आंखों से देखने के बाद मुख्यमंत्री जब टीम 11 की बैठक में लौटे तो वो मंत्रियों पर और अधिकारियों पर बरस पड़े। चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना और जय प्रताप सिंह स्वास्थ्य मंत्री, ये वही स्वास्थ्य मंत्री हैं जब प्रदेश पर सबसे पहला कोरोना का हमला हुआ तो होम क्वारंटीन हो गए बेबी डॉल कनिका कपूर के चक्कर में, और उनको भी डांट लगाई। और साथ ही साथ रजनीश दुबे और अमित मोहन प्रसाद, जिनको आप अवनीश अवस्थी के साथ लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रोज देखते होंगे कि यूपी की कोरोना की क्या व्यवस्था है, उनको भी डांट लगाई कि क्या कर रहे हैं आप, केवल बैठक और गलत हमें जानकारी दे रहे हैं। और ऐसे में आपको जाना चाहिए, इमरजेंसी सेवाओं का हाल देखना चाहिए कि किस तरह से मरीज वहां हैं, किस रूप में वहां काम हो रहा है। केवल बैठकों से काम नहीं चलेगा। और मुख्यमंत्री ने दोनों मंत्रियों को और साथ ही साथ दोनों प्रमुख सचिवों को एक तरह से झाड़ लगाते हुए कहा कि आज शाम तक हमें रिपोर्ट चाहिए और आगे भी कहीं कोई शिकायत आई तो आप लोगों की खैर नहीं। मुख्यमंत्री को एक्शन लेने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है, जो उनकी कार्यशैली है। और यही वजह है कि टीम 11 की बैठक में आकर मुख्यमंत्री ने सबसे पहला जो काम किया, जिन अपनी आंखों से जो देखा था, क्योंकि आज की 2 बैठकों में वो सुन रहे थे, किससे सुन रहे थे, अधिकारियों से सुन रहे थे, मंत्रियों से सुन रहे थे और पूछ रहे थे कि आखिर चिकित्सा की व्यवस्था कैसे है। तो वो कह रहे थे कि बेहतर है। लेकिन जब उन्होंने देखा, असली स्थिति को देखा, हकीकत देखा, तो टीम 11 की बैठक में जबरदस्त झाड़ लगाई और दोनों अधिकारियों और दोनों मंत्रियों को दौड़ाया कि आप जाइए, एक हॉस्पिटल तो मैं देख कर आया हूं, लेकिन जो लखनऊ में जितने हॉस्पिटल हैं उनकी इमरजेंसी सेवाओं को देखिए। ये आपदा का वक्त है, ये मुश्किल वक्त है, ये संकट की घड़ी है और ऐसे में अधिकारियों और मंत्रियों को घर बैठने की जरूरत नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर और होम क्वारंटीन के नाम पर और जो ये बड़े बड़े शब्दावली आए हैं 2 गज दूरी के नाम पर, आप अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं। आपका कर्तव्य बनता है कि आप जनता के बीच जाएं। हां, 2 गज दूरी का ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता है कि आप अपने कर्तव्य पथ से विचलित रहें और उसकी जानकारी आप तक ना हो, क्योंकि आप गलत बयानबाजी हमारे साथ कर रहे हैं। 2 दिन से मैं समीक्षा बैठक कर रहा हूं और स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा पे लेकर ही बैठक कर रहा हूं। मैं जानकारी मांग रहा हूं कि आखिर किस तरह की हकीकत है, किस तरह का नजारा है, किस रूप में लोगों की व्यवस्थाएं हैं, और आप मुझे गलत जानकारी दे रहे हैं। इस पूरे मामले पर बहुत तल्ख मुख्यमंत्री ने इन लोगों के ऊपर रिपोर्ट मांगी है। अगर सब कुछ ठीक नहीं हुआ तो सोर्सेस से जो हमारे पास खबरें आ रही हैं, मुख्यमंत्री एक्शन भी ले सकते हैं।
बिल्कुल, और बहुत ही सख्त लहजे में उन्होंने कह दिया है अधिकारियों को और मंत्रियों को कि एसी रूम में बैठने से काम नहीं चलेगा, फील्ड पर उतरिए। 2 गज की दूरी और सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात है उसके साथ आप फील्ड पर उतरिए, जमीनी हकीकत जाकर देखिए इमरजेंसी सेवाओं का कितना बुरा हाल है। तो जिस तरह की कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं योगी आदित्यनाथ, वीरेश, चाहे वो हमने देखा हो अधिकारियों को डांटने की बात हो, डीएम की क्लास लगाने की बात हो अव्यवस्था के चलते, चाहे मंत्रियों को डांटना हो, आज वो खुद ही ग्राउंड पर उतरे और मरीजों के बीच पहुंच गए, उनसे जाना कि किस तरह के हालातों का सामना उनको करना पड़ रहा है, कैसी लापरवाहियां देखी गई और अब व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाएगा। इसको लेकर अब क्या कदम उठाए जाएंगे? अब शाम तक रिपोर्ट मुख्यमंत्री तक पहुंच जानी है कि लखनऊ में जो प्रदेश की राजधानी है क्या वस्तु स्थिति है, क्या वास्तव की जो हकीकत है, क्या वास्तविक पिक्चर है। वो जब उनके सामने आया तो चूंकि मुख्यमंत्री ने अपनी नज़रों से देखा हुआ है, अगर उसमें ज़रा सा भी कोई चूक हुई या इन लोगों ने जिस तरीके से 2 दिनों की बैठक में लगातार मुख्यमंत्री को एक तरह से बरगलाते रहे, अगर उसमें ज़रा सा भी चूक हुई तो जो सोर्सेज से खबरें आ रही हैं मुख्यमंत्री बेहद नाराज हैं इनकी गतिविधियों को लेकर और वो ये नहीं चाहते कि इस पूरे मामले पर विपक्ष कोई राजनीति करे या सरकार को घेरे। तो क्यों ना ऐसे में जिनकी जिम्मेदारी है उनको इस तरह का काम करना चाहिए कि हमें विपक्ष को कोई मौका ही ना दें और हमारा कर्तव्य बनता है। क्या 2 गज दूरी के नाम पर, सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर और क्वारंटीन के नाम पर ये जो भारी भरकम शब्द आए हैं, इससे बचकर क्या जिम्मेदारी इन मंत्रियों अधिकारियों की नहीं होती है कि केवल मास्क लगाएं और आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और मुख्यमंत्री की बैठक में बड़ी बड़ी बातें करें, ज्ञान दें। लेकिन जब जमीन पर मुख्यमंत्री खुद उतरे हैं, आज 20-25 दिन के बाद उतरे हैं, क्योंकि कम्युनिटी किचन का उन्होंने औचक निरीक्षण किया था और ये जो औचक निरीक्षण हॉस्पिटल का है ये लगभग 20-25 दिन बाद उन्होंने किया है, क्योंकि शिकायतें मिल रही थी और उम्मीद की जानी चाहिए कि मुख्यमंत्री के इस तल्ख तेवर के बाद अधिकारियों में हड़कंप है, मंत्रियों में हड़कंप है और निश्चित रूप से इसका फायदा प्रदेश की जनता को जरूर मिलेगा। बिल्कुल वीरेश, और दिखाई दे रहा है कि मुमकिन है अब की बार अगर अधिकारियों की तरफ से ऐसी कोई लापरवाही का मामला सामने आया तो कहीं मुख्यमंत्री उनको सख्त दंड ना दे दें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ संदेश दे दिया गया है कि ग्राउंड पर उतरे, केवल मास्क लगाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से और कागज पढ़ने से और ज्ञान देने से कुछ नहीं होगा, जाकर देखें असल में व्यवस्था का क्या हाल है। उधर आपदा को संपदा बनाने के लिए अब सीएम योगी की जो कोशिशें हैं वो रंग ला रही हैं। कामगारों, श्रमिकों को रोजगार देने के लिए कई औद्योगिक समूह और उद्यमी सामने आए हैं, जिन्होंने यूपी सरकार की स्किल मैपिंग डेटा बैंक से उद्यमियों ने 5 लाख श्रमिक और कामगार मांगे हैं। दरअसल सीएम योगी टीम 11 की बैठक में श्रमिकों, कामगारों के लिए रोजगार का खाका तैयार कर रहे हैं। औद्योगिक संस्थानों ने सरकार स्किल्ड और नॉन स्किल्ड मैन पावर की डिमांड पूछी है सरकार से। तो देखिए, जो प्रवासी मजदूर वापस लौटे हैं, जिनके पास काम नहीं है, उनको काम और रोजगार देने का बंदोबस्त किस प्रकार से किया जा रहा है। औद्योगिक संस्थानों का सर्वे और मैपिंग शुरू हो चुकी है उत्तर प्रदेश में। यूपी सरकार का रोजगार प्लान समझिए, हर छोटी बड़ी उद्यम इकाई से मैन पावर की डिमांड बढ़ेगी। तो एक तरफ प्रदेश सरकार प्रवासियों के रोजगार का इंतजाम कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं प्रवासी कामगारों पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। अब कांग्रेस की तरफ से बयान आया है कि पार्टी श्रमिकों की बेहतरी के लिए काम कर रही है, तीसरे नंबर की पार्टी होने का फर्ज निभा रही है और वक्त वक्त पर अपना सुझाव भी देती है। इस बीच महाराष्ट्र से यूपी लौटे प्रवासियों को लेकर भी कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह ने हमला बोला। इस पूरे कोरोना महामारी में कांग्रेस पार्टी ने बिना राजनीति किए मिलकर श्रमिकों को, मजदूरों को, कामगारों को, जरूरतमंदों को हर तरह की मदद पहुंचाने की कोशिश की है। ये अलग बात है, कुछ लोगों को कहीं पर राजनीति नजर आती है, लोगों को महाराष्ट्र में राजनीति नजर आती है, लेकिन अहमदाबाद, जिसे खुद वहां के सॉलिसिटर जनरल ने कहा अगर हम जांच कराएं तो लगभग 60 लाख से ऊपर यहां पर कोरोना पॉजिटिव के मरीज मिलेंगे, वहां पर राजनीति नजर नहीं आती है। कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में भी, कांग्रेस पार्टी गुजरात में भी, कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में भी अपने उस राजधर्म का, अपने पार्टी धर्म का निर्वहन करेगी।
उधर बसपा प्रमुख मायावती ने एक बार फिर प्रवासियों को लेकर भाजपा सरकार को आड़े हाथ लिया। मायावती ने कहा कि केंद्र और महाराष्ट्र सरकार के बीच विवाद है, लेकिन इसमें मजदूर पिस रहा है, जो बहुत ज्यादा दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। मायावती ने कहा कि इसके बजाय मजदूरों पर ध्यान देना चाहिए। केंद्र और महाराष्ट्र सरकार के बीच विवाद के कारण लाखों प्रवासी श्रमिक अभी भी बहुत बुरी तरह से पिस रहे हैं, जो अति दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। जरूरी है कि आरोप प्रत्यारोप छोड़कर इन मजलूमों पर ध्यान दें, ताकि कोरोना की चपेट में फंसकर इन लोगों की जिंदगी पूरी तरह बर्बाद होने से बच सके। यूपी और महाराष्ट्र सरकार के बीच खींचतान का असर प्रवासियों पर पड़ रहा है। महाराष्ट्र से बस्ती लौटे प्रवासियों से जब एबीपी गंगा ने बात की तो वो कहने लगे कि अगर यहां काम मिल जाएगा तो महाराष्ट्र कभी नहीं जाएंगे, लेकिन अगर रोजगार नहीं मिला तो वहां जाना मजबूरी होगी। वहाँ की क्या रही है महाराष्ट्र की, अब कोई भी मजदूर उनके राज्य में आएगा तो उन्हें अब परमिशन लेनी होगी उनकी सरकार से। तो आप जाएंगे अब दोबारा? अब जाना तो है, फिर अगर नहीं जा पा रहे हैं तो फिर अपने यहाँ सरकार से निवेदन है कि मतलब वो हम लोग को इधर ही रोजगार दिलावे, नहीं तो हम लोग खाएंगे क्या, किधर रहेंगे इधर, क्योंकि वहाँ से हम लोग की रोजी रोटी चलती थी। क्या नाम है आपका? आनंद। तो ये आनंद थे जो महाराष्ट्र से लौटे हैं, और अब इनका ये कहना है कि अगर वो दोबारा उन्हें महाराष्ट्र में जाना होता है तो अगर परमिशन मांगी जाएगी तो उनके सामने मुश्किल खड़ी होगी। तो ऐसे में यूपी सरकार उनको रोजगार दे। ऐसे ही एक मजदूर और हमारे साथ हैं, ये भी महाराष्ट्र से लौटे हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे और कहाँ और क्या काम करते थे ये बताइए। हमारा नाम बलिराम है, मुलुंड स्टेशन पर महाराष्ट्र में। क्या करते थे वहाँ पे? यही चकली बनाते थे। कितने दिनों से? लगभग 4-5 साल से। अच्छा, आप सुन रहे होंगे, मोबाइल में भी खबरें देख रहे होंगे, मजदूरों को लेकर राजनीति जिस तरीके से देश में हो रही है। मजदूर पैदल चला आया हजारों किलोमीटर का सफर तय करके, और सरकार ने छात्रों को मंगाने के लिए या विदेशों में जो लोग फंसे थे उनके लिए फ्लाइट या छात्रों के लिए स्पेशल बस की व्यवस्था की गई। मजदूरों के लिए कुछ नहीं किया कोई भी सरकार ने। क्या कहेंगे? नहीं तो बात हम लोग भी फार्म भरे हुए हैं बस का और ट्रेन का, लेकिन कोई कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए हम लोग को ट्रक से जाना पड़ा था। तो अब जबकि महाराष्ट्र की सरकार कह रही है कि अब परमिशन लेना होगा मजदूरों को, तो ये तो और जाती हो रही है मजदूरों के साथ। अब क्या करें, अब जाना तो पड़ेगा वहाँ पर। वहाँ से हम लोग का रोजी रोटी यहीं से चलता था। अब या तो वहाँ नहीं जाएंगे तो यहाँ का सरकार को हम लोग को कोई काम दे नहीं पाया। तो ये बलिराम थे जो महाराष्ट्र में नमकीन बनाने की फैक्ट्री में काम करते थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से इन्हें वापस बस्ती अपने घर गाँव आना पड़ा। लेकिन अब इनके सामने मुश्किल ये खड़ी हुई है कि अगर महाराष्ट्र की सरकार इन्हें परमिशन लेकर अपने राज्य में घुसने की परमिशन देती है तो ये शायद ही अब महाराष्ट्र दोबारा जाएं। ऐसे में इनकी यूपी सरकार से यही गुजारिश है कि यूपी सरकार उनको अपने ही जिले में रोजगार दे, जिससे इन्हें अब किसी दूसरे राज्य में जाने की जरूरत ही ना पड़े। एबीपी गंगा के लिए बस्ती से सतीश श्रीवास्तव। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश में फिर होंगे अफसरों के ट्रांसफर। कुछ और आईपीएस ऑफिसर्स का भी तबादला होगा। 48 घंटे के अंदर दूसरी ट्रांसफर लिस्ट जारी कर दी जाएगी, जिसमें आधा दर्जन कप्तान, 2 जोन के एडीजी बदलेंगे। कानपुर और सीतापुर के साथ 4 जिलों के कप्तान डेंजर जोन में हैं। कल आई ट्रांसफर लिस्ट में एक एडीजी की नई तैनाती के संकेत मिले हैं और लंबे समय से फील्ड में जाने के इच्छुक एडीजी को पोस्टिंग मिलेगी। कप्तानी से हटने वाले एक अधिकारी रेंज में जमाएंगे। संतोष हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संतोष, लिस्ट तैयार हो चुकी है, तकरीबन कितने ऑफिसर्स हैं जिनके तबादले होने हैं? देखिए, बिल्कुल ये करीब 10 से ज्यादा आईपीएस अफसर हैं जिनको की ये दूसरी ट्रांसफर लिस्ट आने वाली है, जिसमें कानपुर और सीतापुर के जो जिला कप्तान है उनका डीआईजी के पद पर प्रमोशन हो चुका, लिहाजा उनका हटना तो तय माना जा रहा है। लेकिन करीब 4 से 6 जिलों के कप्तान और भी हैं जो बैड परफॉर्मेंस के चलते, बुरे बर्ताव के चलते या वो क्राइम कंट्रोल में फेलियर हुए, जिसके चलते उनको हटाया जाएगा। इतना ही नहीं, 2 जोन ऐसे हैं, बरेली और प्रयागराज, जहां पर बड़े अफसरों के कुर्सियों में बदलाव होगा। साथ ही लखनऊ और नोएडा में कमिश्नरेट में तैनात डीजीपी स्तर के अफसरों को भी बदला जा सकता है, उनको भी नई जिम्मेदारी दी जा सकती है। यानी करीब कल जिस तरीके से पहली ट्रांसफर लिस्ट 10 आईपीएस अफसरों की आई थी, ठीक उसी तरीके से दूसरी ट्रांसफर लिस्ट पर मोहर लगने वाली है। उसका जो मंथन है वो पूरा हो चुका है। गृह विभाग और डीजीपी की तरफ से इस पूरे जो लिस्ट को लेकर के बस जारी होना बाकी है। मुख्यमंत्री के पास जैसी ये लिस्ट जाएगी उसके बाद ये जारी हो जाएगी। तो माना जा रहा है कि अगले 48 घंटे में उत्तर प्रदेश की
पुलिस में एक और बड़े बदलाव मिलेंगे और ये डीजीपी और गृह विभाग इस पूरे बदलाव को लेकर के जो लिस्ट है उसको फाइनल करने में लग गए हैं। जी बिल्कुल, तो आने वाले 48 घंटों में तस्वीर साफ हो जाएगी। बड़े पैमाने पर जो कप्तान हैं उनके ट्रांसफर होंगे, बताया जा रहा है 30 से 31 लोगों की लिस्ट है जिनका ट्रांसफर एक से दूसरी जगह पर किया जाएगा। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, फौरन हाजिर हो रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।